हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल से ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं और आज उसको बढ़ा रहे हैं। स्पेक्ट्रम मतलब बोर्स मॉडल पर चर्चा हो रही है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हम लोगों ने चर्चा किया कि हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम का सेवरल सीरीज मिलता है और उसकी 5 सीरीज की हम लोगों ने बाय नेम चर्चा की थी। लीमान सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासेन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। सबका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे। जो लीमान सीरीज पढ़ता था वायलेट अल्ट्रा वायलेट रेंज में पढ़ता था, बाल्मर विजिबल पे और बाकी तीनों पढ़ता था इंफ्रारेड रीजन में। और उसमें हर सीरीज में सो मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्टेन्ड हाइड्रोजन के लिए। उसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या कहता है, जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग बोर्स मॉडल। बोलो कैसे? बोर्स मॉडल का जो पोस्टुलेट पढ़े थे उसमें सेकंड पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। अगर लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी जो लोअर ऑर्बिट यानी कि मान लो नीचे वाला ऑर्बिट या ऑर्बिट से ऊपर वाला ऑर्बिट यानी हाई एनर्जी वाला ऑर्बिट यानी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू हाई है, उसमें अगर जाना है तो उसका मतलब लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी वाले में सीधे जंप मार के जाना है। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन। उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना है यानी सर्टेन फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करना है तब जा पाएगा। और अगर उल्टा अगर हाई लेवल हाई और एनर्जी ऑर्बिट से लो वाले में आना है तो एनर्जी इमिट करेगा। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या कितना इमिट करेगा हमको मालूम है कि वो डिफरेंस इन एनर्जी जो होगा, जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में जाना है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा या इमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा ई क्या? ई फाइनल मतलब फाइनली किस में गया इलेक्ट्रॉन और इनिशियली किस में था। फाइनली मान लो कि चौथे ऑर्बिट में गया, ई एफ का बना हुआ चौथा ऑर्बिट का एनर्जी, और मान लो वहाँ से जंप मार के पहले में गया तो वह फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ई आई। और हम लोग कल ही पढ़े थे कि इसका एनर्जी का बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की RH/n² था कल। अब हम लोग उसको NF कर दिए, चूँकि हम लोग अलग अलग ऑर्बिट का डिजिग्नेशन अलग अलग किए हैं। तो NF² माइनस ये फार्मूला और EI का वैल्यू हो गया -RH/NI² जूल। अब यहाँ पर 2 बार माइनस है इसलिए इसी को पहले कर दिया। RH कॉमन लिए तो ये I वाला NI² पहले हो गया, NF² इधर हो गया जूल। और RH का वैल्यू लोग कर देते थे 2.18 × 10⁻18 और ये जो ब्रैकेट वाले टर्म है उसको रख दिया। अब है कि ये तो वह एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ, किस ऑर्बिट से किस में गया तो एनर्जी का कितना अंतर हुआ। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी किस रूप में रेडिएशन, जिस रूप में रेडिएशन के रूप में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस रेडिएशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो मान लो न्यू फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? एनर्जी बाय h, डिफरेंस इन एनर्जी बाय h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो एक्सप्रेशन है RH और ये ब्रैकेट, तो RH और ये ब्रैकेट और एक्स्ट्रा h यानी RH/h स्मॉल h और ये ब्रैकेट। और अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करें, अच्छा ये न्यू है, इसका जो भी आंसर आएगा हर्ज में आएगा। अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो RH का वैल्यू हो गया 2.18 × 10⁻18 और ये ब्रैकेट वाला 1/NI², 1/NF²। और ये हर्ज है तो पर सेकेंड, हर्ज इज इक्वल टू पर सेकेंड। और ये जो ये है क्या कहते हैं, नहीं सॉरी ये तो ये है फाइनली जो पर सेकंड निकलेगा इसलिए छोड़ देना, ऐसे ये जूल में है। और ये h जो है, अच्छा इसको जूल लिखो और इसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻13 जूल इंटू सेकेंड। तो जूल और जूल कैंसिल होगा, सेकेंड नीचे है तो पर सेकेंड जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर आया है 3.29 × 10⁻15 और ब्रैकेट वाला टर्म NI² NF² और हर्ज लिखो या पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी इतना निकलेगा। और अगर इसका वेव नंबर निकाला जाए, वेव नंबर एंड वेव नंबर न्यू बार इज गिवन बाय न्यू बार का वैल्यू एक्चुअली तो 1/λ होता है और C = होता है λ × न्यू। तो यहाँ से होता है लैम्डा का वैल्यू निकलेगा C/μ = λ। तो 1/λ यानी इधर उल्टा हो गया तो μ/c हो जाएगा। ये नोट करने लायक चीज़ है, इसको नोट कर लो समझ आएगा। तो 1/λ है तो 1/λ हो गया μ/c।
अब न्यू का एक्सप्रेशन अगर लिखोगे तो ये वाला उतारना पड़ेगा पूरा। तो न्यू का वैल्यू हो जाएगा RH अपॉन H और ब्रैकेट में 1 अपॉन NI² और NF²। यूनिट अभी छोड़ देते चूँकि बार का होगा पर मीटर में आएगा। ये तो न्यू और बगल में C है तो बगल में C भी दे दो। इतना हो गया। अब इसका सबका अगर वैल्यू पुट करें हम लोग इतना क्यों करेंगे, पूरे न्यू का C को छोड़कर बाकी भी पूरा सॉल्व किए हुए, इसलिए उसको सबको C को छोड़ उसका आंसर आया था 3.29 × 10⁻15 और यहाँ ब्रैकेट वाला टर्म NI² और NF² और C का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और उसका निकला था पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कैंसिल हो गया। और इसको अगर हम लोग सॉल्व किया जाए तो पाया गया है, इसको सॉल्व करके आया है इसका आंसर आया है 1.09677 × 10⁻7 और 1/NI² NF² और यह तुम देखो मीटर नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो मीटर किया है। अब ये एक्सप्रेशन अगर देखो न्यू बार का, और इसी तरह का एक्सप्रेशन न्यू बार का आया था किसका, रीडबर्ग का, जिसने कि एम्पेरिकली डिराइव किया था एक्सपेरिमेंटल डाटा जो अवेलेबल था उसके आधार पर। तो काफ़ी मैच करता है, एक्सप्लेन हो रहा है एक बात। दूसरी बात क्या है कि इच स्पेक्ट्रल लाइन बनता क्यों है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं क्या ट्रांजिशन होता है। हाइड्रोजन अभी हम लोगों ने देखा क्या, सपोज किया था कि मान लो NF इज द 4th ऑर्बिट और ये फर्स्ट ऑर्बिट। इसका मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी यहाँ है, सेकेंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, n = 4 n = 1। तो हमने ये माना कि अगर कोई फोर्थ से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ गया, फर्स्ट में आया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से नीचे आए तो बाकी का एनर्जी रेडिएशन के रूप में निकलेगा और रेडिएशन के रूप में जब इमिट होगा तो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा, यानी एक लाइन बना स्पेक्ट्रल लाइन। अगर एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड सेकेंड में आता तो ये दूसरा ट्रांजिशन होता, यहाँ एनर्जी का वैल्यू अलग निकलता, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग निकलता, क्योंकि Ni का वैल्यू पहले 1 रखे थे और NF का वैल्यू 4 रखे थे, अलग निकला न्यू बार। अब जब Ni का वैल्यू 2 रखेंगे, मतलब नहीं 4 से 2 रखेंगे, 4 से फाइनली 2 और पहले फाइनली 1 और इनिशियली 4 था, तो फिर अलग आएगा न्यू बार। तो हर स्पेक्ट्रल लाइन का न्यू बार अलग अलग निकलेगा, क्योंकि फाइनली कहाँ जा रहा है, यानी NF का वैल्यू चेंज होते रहेगा, NF का वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो इफ देयर आर सो मेनी हाइड्रोजन एटम्स, कहीं भी हम लोग हाइड्रोजन का गैस लेंगे तो उसमें एक एटम होगा कि देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऑल हाइड्रोजन एटम्स विल नॉट बी इक्वली एक्साइटेड, सभी इक्वली एक्साइटेड नहीं होगा, कोई कम एक्साइटेड होगा, कोई ज़्यादा एक्साइटेड होगा। अब एक्साइट होकर कोई 5वें लेवल पर गया है, कोई 7वें लेवल पर गया है, कोई 9वें लेवल पर गया है, फिर लौट रहा है तो किस तरह से लौट रहा है। तो देयर आर सो मेनी ट्रांजिशंस एंड सो मेनी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर वैल्यू, सो मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी मैंने एक लाइन का चमक किस पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब उसमें बहुत सा सेम वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ वाला रेडिएशन जा रहा है। इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स विथ सेम वेवलेंथ हाई, इंटेंसिटी विल बी हाई, यानी ब्राइटनेस ऑफ द लाइन विल बी हाई। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, एक्सप्लेन हो सकता है। और एक बात और है कि वो जो अभी एक था डेल्टा ई का वैल्यू था, ये फाइनली जो आया था RH NI² और NF² किया है। तो कहता अगर NF ग्रेटर है NI से, ग्रेटर है का मतलब है कि वो बड़ा हाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है। नेचुरली चौथा एनर्जी लेवल लोगे तो NF का वैल्यू 4 होगा, पहला है लोगे तो NI का वैल्यू 1 होगा। तो अगर NF हाई है, ग्रेटर है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। और एनर्जी जब पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। और यदि उल्टा हो जाए, Ni ही अगर ग्रेटर हो जाए NF से, यानी शुरू में ही हाई पे था, जैसे कि 4 Ni का वैल्यू 4 है,
और बाद में नीचे आ रहा है, तो अब इसका डेल्टा ई का वैल्यू निगेटिव आएगा। जब जब डेल्टा ई निगेटिव आता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, मतलब एनर्जी विल बी रिलीज। हम जानते हैं हाई लेवल से इलेक्ट्रॉन लो लेवल पर आएगा तो एनर्जी रिलीज होता है। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हुआ। अब है बोर्स मॉडल का लिमिटेशंस क्या है। What are the limitations of Bohr's model of an atom? Limitations of Bohr's model of an atom. Limitations of Bohr's model of an atom. Model of an atom. तो हम लोग चर्चा कर लिए, नो डाउट, कोई डाउट नहीं कि बोर्स मॉडल इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन दी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के मॉडल में जो सारी कमियां थी उसको काफ़ी दूर करने की कोशिश की गई और हुआ भी, क्योंकि क्योंकि इसलिए हम लोग इम्प्रूवमेंट मानते हैं, क्योंकि इसने कम से कम इट कुड एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्यों स्टेबल है, रदरफोर्ड तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। और इट कुड अकाउंट फॉर द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। हाइड्रोजन के लाइक आयन कौन है, हीलियम आयन है, He+ आयन है, लिथियम 2+ है, ये सब हाइड्रोजन लाइक आयन करते हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। बट Bohr's model was too simple to account for the following details. कौन डिटेल्स? पहला पॉइंट लिमिटेशंस। It fails to explain the finer details of spectrum, line spectrum when observed using sophisticated spectroscopic techniques. बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से जब अगर ऑब्जर्व किया जाता है तो लाइन स्पेक्ट्रम में फाइनर डिटेल्स मिलता है। फाइनर डिटेल का मतलब हर लाइन लगता है कि दो लाइन में बटा हुआ है, डुप्लेट उसको बोलते हैं, डबलेट, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइन। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं एक सिंगल लाइन है, नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन से देखेंगे सिंगल लाइन लगेगा। बट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अगर देखेंगे तो हर लाइन लगेगा दो लाइन में, नज़दीक के दो लाइन में बटा हुआ, उसको कहते हैं फाइनर डिटेल्स। तो ये बोर का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, पहला पॉइंट, ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि दूसरा पॉइंट इसका प्रॉब्लम का ये है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन और इट डज नॉट अकाउंट फॉर दी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन दी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ, cannot explain the line spectrum of atoms other than hydrogen। मैंने हाइड्रोजन छोड़कर किसी दूसरे एटम का लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है। दुनिया में इतने एलिमेंट हैं, 118-20 एलिमेंट हो गए हैं, अब केवल हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को अगर एक्सप्लेन करेगा तो इस मॉडल को कौन एक्सेप्ट करेगा? तो हाइड्रोजन को छोड़कर किसी दूसरे एटम के लाइन, फॉर एग्जांपल हीलियम का ही नहीं करता, हाइड्रोजन के बाद ही हीलियम है और बाकी किसी का नहीं कर पाता है। तो ये प्रॉब्लम, ये इसका फेल्योर इस मॉडल का। और तीसरा मॉडल इसका फेल्योर है, इट कैनॉट एक्सप्लेन splitting of spectral line in electric field जिसका नाम है जीमान इफेक्ट and in electric field, sorry, in magnetic field,
एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नाम है स्टार। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रल लाइन है उस लाइन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर अगर पास करे तो वो लाइन स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट में बढ़ जाता है कई भागों में, जो कि जीमान ने इसको कहा, तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया तो जीमान इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो भी स्प्लिट हो जाता है, स्टार नहीं किया था, स्टार में। तो ऐसा क्यों होता है? बोर मॉडल को बताना चाहिए कि वाई द लाइन्स आर स्पेक्ट्रल लाइन्स आर स्प्लिटेड, क्यों स्प्लिट होता है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन था बोर मॉडल का। और एक इसका लिमिटेशन है, could not explain the ability of atom. It could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bond formation. बोर मॉडल में ऐसा कोई चर्चा नहीं है कि एटम्स जो है मॉलिक्यूल क्यों बनाता है और कैसे बना लेता है, यानी केमिकल बॉन्ड के जरिए एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाता है या कैसे बनाता है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है ना, तो ये सब उसका लिमिटेशन है। तो नेचुरली एक आगे बात आएगी तो कोई और मॉडल ढूंढा जाए, तो अब हम लोग जो चलेंगे टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ओर अगले दिन चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड होता है। क्वांटम मैकेनिक्स साइंस का एक ब्रांच है। क्वांटम मैकेनिक्स जो साइंस का ब्रांच है दैट टेक्स इनटू अकाउंट द डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डुअल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। इन्होंने तो केवल पार्टिकल मान लिया कि इलेक्ट्रॉन भाई एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये तो बिहेवियर पार्टिकल का। इन्होंने वेव कैरेक्टर पर तो ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल वेव कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है टेक्स इनटू अकाउंट द डुअल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो दोनों कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेगा, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी। और क्वांटम मैकेनिक्स एक प्रकार का साइंस है जो थ्योरेटिकल साइंस है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए साइंस को एक्सप्लेन करेगा। उस पर चर्चा करेंगे अगले दिन।